400 लोगों को उसने अकेले मारा था। बाप रे बाप। कॉर्बेट साहब पेड़ के ऊपर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 2 लेपर्ड ने हमें चेस किया। उनके घर में घुस के उसने उनको गले से ऐसे पकड़ लिया था। तो ये मामला था 1918 का। तब तक क्या वो उसने चार्ज किया करके आगे जैसे बढ़ते हैं, वो सारे लोग टॉर्च फेंक के भाग पड़े। 50 किलोमीटर की दूरी पे उसने 4 लोगों को और मार दिया। ऑफिशियल हंटर का मतलब होता है कि मान्यता प्राप्त शिकारी गवर्नमेंट के होते हैं। वो आने वाले जनरेशन को कुछ दे के जा रहे हैं, हम सब कुछ ले के जाएंगे, हम उनके हिस्से का भी खा के जाएंगे। सब पूरा ले लिया है। मैं ओवरऑल पे बात कर रहा हूँ, सच में सब कुछ खत्म हो गया। वो गाना तो आपको याद ही होगा, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। लेकिन अनगिनत सालों से इंसान अनगिनत जानवरों को मार रहा है, कभी अपने शौक के लिए, कभी अपने शौर्य की गाथाओं के लिए, और कभी अपनी ज़रूरत के लिए। लेकिन जब कोई जानवर किसी इंसान को मारता है तो उसे कहते हैं आदमखोर। कोई जानवर क्यों बनता है आदमखोर, कैसे हमला करता है और उसका शिकार कैसे होता है। तो पिछले हफ्ते के वादे के मुताबिक मैन ईटर लेपर्ड्स की दिलचस्प कहानियां लेकर हाजिर हैं हम शेर खान के 5वें एपिसोड में। शेर खान उर्फ खानचा उर्फ आसिफ खान और जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ जंगल जिंदाबाद। थैंक यू जमशेद भाई। 5वां एपिसोड आ गया जी, और चौथे वाले में कमाल का प्यार हमें मिला उसमें। बिल्कुल। और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जितना प्यार दे रहे हैं। तो हिम्मत बढ़ रही है दिन लगातार। हाँ, बढ़ रही है। और करेक्ट। और मज़ा भी आ रहा है, मतलब लोगों को भी आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मज़ा हमें और आपको भी आ रहा है कि हमारी जो कोशिश है वो बिल्कुल रंग ला रही है। और जिस तरह से लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, वो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते थे। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। दूर दराज के देशों में भी, मतलब बिल्कुल बाहर से बहुत सारे खत आए। करेक्ट। और अलग अलग इंडिया की स्टेट से, हर राज्य से लगभग लोग सुन रहे हैं। तो कमाल का रिस्पांस मिला है हमें, और ये हमें और ज़्यादा करंट दे रहा है कि हम और दिल लगा करके अपने इस कोशिश को जारी रखें ताकि लोग उसे पसंद करते रहें। अब आप ने कहा है, जो हमने वादा किया था कि इस हफ्ते हम बात करेंगे लेपर्ड्स पे जी, और मैन ईटर लेपर्ड्स। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैन ईटर लेपर्ड्स की जब बात आएगी या मैन ईटर टाइगर्स की बात आएगी और जिम कॉर्बेट साहब को अगर हम याद ना करें, जाहिर है, बिल्कुल, तो कोई कहानी उनके बिना पूरी नहीं होती है, मेरा ये मानना है। तो आज हम दोनों तरीके की कहानी बयां करेंगे, जो कहानियाँ थीं या जो कहानियाँ अब हैं जो मैंने देखी। तो शुरू करते हैं हम आज। जो मैन ईटर एक हुआ उत्तराखंड के एक छोटे से जगह, पनार एक जगह थी जी, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुमाऊँ में। उस अकेले लेपर्ड ने, आदमखोर था, ये बात है 1909 की, 400 लोगों को उसने अकेले मारा था। बाप रे बाप। मतलब 400 लोगों को। 400 लोग सर, सोच भी नहीं सकते 400 लोग कितनी बड़ी संख्या होती है। मतलब 1, 2, 5, 10 समझ में आता है। तो आप सोच सकते हैं अगर 400 लोग उस इलाके में मरे होंगे एक लेपर्ड की वजह से, तो उसका खौफ जो होगा वो कितना दहशत जो रहा होगा, सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और उस जमाने में अंग्रेजों का राज था, मतलब अंग्रेज हमें रूल करते थे। जिम कॉर्बेट साहब उस समय वो कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे थे, लोगों को बचाने के लिए। मैन ईटर टाइगर्स, लेपर्ड को जो मारने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी थी। तो जब इस आदमखोर लेपर्ड का किस्सा कॉर्बेट साहब तक पहुंचा, क्योंकि तब फ़ोन जैसी चीज़ें नहीं होती थी, बहुत दिनों के बाद एक खबर कहीं दूर पहुंचती थी। तो कॉर्बेट साहब को जब ये पता चला कि भाई साहब एक ऐसा खूंखार आदमखोर हो गया है जो 400 लोगों को निपटा चुका है, तो फिर उनकी एंट्री होती है उस लेपर्ड के चक्कर में कि ये है क्या भला भाई। तो चूँकि उस ज़माने में ब्रिटिश सोल्जर थे, वो भी लगे हुए थे, गोरखा रेजिमेंट के लोग थे, वो भी उस लेपर्ड को मारने में लगे थे। लेकिन चक्कर क्या है कि एक आदमखोर या किसी भी ऐसे जानवर को मारने के लिए आपको एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, जो उनके पास नहीं थी। कॉर्बेट साहब के पास जंगलात की पूरे मालूमात थे, उनको एक लेपर्ड की बिहेवियर क्या होता है उनको पता था,
या टाइगर का बिहेवियर, मतलब वो सब चीज़ को अच्छी तरीके से समझते थे। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चालाक होता है। कैट फैमिली बहुत चालाक होती है, लेपर्ड तो वैसे ही बहुत चालाक माना जाता है। तो उसको मारने के लिए जिम कॉर्बेट का ही होना ज़रूरी था, और कोई, मुझे नहीं लगता है कि किसी एक आम आदमी के लिए या एक सोल्जर के लिए, सिपाही के लिए ये इजी टास्क होता। लेकिन कॉर्बेट साहब की एक्सपर्टाइज थी और हिम्मत भी उनमें बहुत थी, क्योंकि वो पहले एक हंटर हुआ करते थे। बाद में फिर उन्होंने कंजर्वेशन के लिए काम किया जब उनको लगा कि ये गलत है। तो कॉर्बेट साहब बड़े शौकीन थे, मतलब बहुत अच्छे इंसान भी। उस पर भी हम कभी बात करेंगे, एक पूरी कहानी उन पर बनती है जो हम उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो कुछ फैक्ट्स, नंबर गलत ना हो, साल गलत ना हो, तो मैं इसलिए थोड़े कागजात वगैरह तैयार करके आया हूँ। अप्रैल 1910 में कॉर्बेट साहब पनार पहुँचते हैं कि अब भाई इस मामले को मैं अपने हाथ में, मसीहा की तरह, मसीहा नहीं कह सकता, हाँ कह सकते हैं, लोगों की मदद करने का उनमें जुनून था। तो उन्होंने उस लेपर्ड को ट्रैक करना शुरू किया। मतलब ट्रैक करने के लिए बेट लगाए, मतलब बेट का मतलब होता है चारा, जैसे बकरे, भेड़, वो पुल के दोनों तरफ बांध के जैसे बांध के रख दिया कि शायद आएगा। और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं उस इलाके के चारों तरफ घूम के। चूँकि 400 अगर आदमी को एक लेपर्ड ने मारा है तो वो कितना शातिर होगा ये आप समझ सकते हैं। हालांकि इस वाले पनार वाले जो मैन ईटर हुआ लेपर्ड, वो इतना फेमस नहीं हुआ जितना रुद्रप्रयाग वाला। उस पर भी हम आएंगे, उसकी तो किताब भी अलग से, किताब भी थी। तो कॉर्बेट साहब को पता चला कि एक गांव में, उसी जगह पनार में, मतलब किसी घर में उसी लेपर्ड ने हमला किया। वाह। एक 17 साल की लेडी थी, शादीशुदा थी, उनके घर में घुस के उसने उनको गले से ऐसे पकड़ लिया था। तो उनके जो पति थे उन्होंने अपनी बीवी को खींचना चाहा, तो उस लेपर्ड ने गुर्रा कर 3-4 पंजे और मार दिए, 4 जख्म दिए। एक सीने पे भी उनके गहरा जख्म था, गर्दन पे तो था ही, लेकिन लेपर्ड भाग गया। कॉर्बेट साहब पहुंच गए। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इनको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि उस ज़माने में उस इलाके में मेडिकल सर्विसेज नहीं थे, रोड भी नहीं हुआ करते थे। तो उनका इस दुनिया से जाना तय था। जिस स्थिति में बहुत सीरियस हालत थी उनकी। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि इनको यहीं पड़े रहने दो, वो लेपर्ड आएगा, क्योंकि लेपर्ड अक्सर आता है अपने शिकार को वापस लेने। वो लेपर्ड आएगा और मैं उसे मारूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उनके पति में भी इतना गुस्सा था, शायद इस वजह से वो मान गए, ठीक है आने दो, ठीक है, इसने ऐसा किया तो इसको मारना तो बनता है। पूरी रात बैठे रहा वो महिला औरत जो थी, वो तड़पती रही। क्या मंजर रहा होगा यार। और वो लेपर्ड नहीं आया। कॉर्बेट साहब ने लिखा था कि ऐसा मंजर किसी को देखने को ना मिले। जिस तकलीफ से वो गुजरी होंगी, उनकी मौत तय थी। अब वो लेपर्ड नहीं आया तो नहीं आया, दहशत उसकी वैसे ही बरकरार। और उसी इलाके में कॉर्बेट साहब घूम रहे थे, उसके निशान ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर उनको करीब 5 महीने के बाद पता चला कि वहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे उसने 4 लोगों को और मार दिया। भाई साहब, मतलब वो कत्लेआम मचा रहा था, रुक नहीं रहा वो, रुक, अनस्टॉपेबल। 4 लोग और मार दिया। कॉर्बेट साहब बढ़े आगे, भाई चलो, तो जो होना था वो हो चुका था। 4 आदमी निपटा दिया उसने। अच्छा, वो सिर्फ इंसानों को ही निपटा रहा था और बाकी इंसानों को निपटा रहा था, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ जानवर को भी मार रहा है? जानवर भी खाता था, लेकिन इंसान को ज़्यादा मार रहा था। जब कॉर्बेट साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उस जगह पे 2 बकरे बांधे कि आएगा। वो आया, एक बकरा उठा के ले गया, और इतनी चालाकी से कि किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा, तब लाइटें नहीं थी, टॉर्च वगैरह होते थे, वैसे नहीं कि लाइट वाइट लगा दिया। तो वो लगा था, अंधेरे में उठा के ले गया। अब साहब क्या करें, ले गया तो ले गया। एक बकरा बंधा हुआ। फिर 3 या 4 दिन के बाद वो लेपर्ड दोबारा आया, और जब दोबारा आया तो बकरा मिमियाया, वैसा अंधेरा ही था, और कॉर्बेट साहब ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। अच्छा, उन्हें दिख नहीं रहा था, अंधेरा तो कुछ नहीं दिखा, उन्होंने बस गोली चला दी, धाएं। तो गुर्राट जैसे किसी लेपर्ड को लगेगा,
वो गुर्राया और भागा वहाँ से। तो कॉबिट साहब ने 8-10 लोग जो थे उनको बुलाया कि टॉर्च निकालो, इसको फॉलो करते, जख्मी हो गया है ये, क्योंकि खून के निशान हो गए वहाँ पे थे, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा और आज हम इसे मार सकते हैं। और जख्मी शेर तो और ज़्यादा खतरनाक, जख्मी टाइगर, लेपर्ड, जख्मी लेपर्ड। हाँ जख्मी जो कोई भी है, जख्मी आदमी भी होगा तो खतरनाक होता है, जख्मी जानवर कोई भी होगा खतरनाक हो जाएगा। तो कॉबिट साहब ने सबसे पहले उन 8-10 जने जो भी थे उनसे वादा लिया कि कोई भागेगा नहीं, अगर वो लेपर्ड होगा वहाँ पे तो कोई डर के भागेगा नहीं, साथ रहने का है, क्योंकि उनके हाथ में बंदूक भी थी। तो कुछ दूरी पे गए तो एक झाड़ में वो लेपर्ड जो है नजर आया जख्मी हालत में। तो सबने देखा कि साहब वो रहा। कॉबिट साहब ने बोला कोई भागना मत। तब तक क्या वो उसने चार्ज किया करके आगे जैसे बढ़ते हैं, वो सारे लोग टॉर्च फेंक के भाग पड़े। जिन्होंने वादा किया था नहीं भागेंगे, खौफ इतना था कि 400 आदमी को मारा हुआ है और वो दहाड़ दे। कॉबिट साहब तो हिम्मती आदमी थे, लेकिन आम आदमी की बात करें जो रोज सुन रहे हैं कि, तो इनफैक्ट वो भी घबरा गए थे। आप जो किस्सा आप बता रहे थे वो आगे। तो जैसे ही वो गुर्जा और आगे बढ़ा, लोग टॉर्च फेंक के भागे, लेकिन किस्मत उस दिन उस लेपर्ड के साथ नहीं थी, किस्मत कॉर्बेट साहब के साथ थी। वो जो टॉर्च गिरा था उसकी रोशनी लेपर्ड पे थी। कॉर्बेट साहब ने बंदूक निकाला, धाड़, वहीं वो उसके सीने पे गोली लगी और वो मरा। तो वहाँ पे खात्मा हुआ 400 आदमी को मारने वाले मैन ईटिंग लेपर्ड का। बाप रे बाप, सब किस्मत का खेल था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एक लेपर्ड आदमखोर क्यों बना? जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि टाइगर जब मैन ईटर बनता है तो उसके पीछे वजह होती है कि वो बूढ़ा हो जाता है, एक जख्मी हो जाता है, 2 टेरिटरी से बाहर निकल जाता है, ये सारी वजहें होती हैं, तब वो मैन ईटर बनता है। लेकिन इसका अलग है, ये हट्टे कट्टा था लेकिन मैन ईटर बना। शौकिया? नो, इसके पीछे रीज़न थी, कॉबिट ने बताया। उस जमाने में एक बीमारी आई थी, हैजा, जिससे सैकड़ों हजारों लोग मरे। उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बीमारी थी, बहुत बड़ी। मतलब उस जमाने में आप ये सोचिए कि मेडिकल जो हमारे साइंस था इतना आगे नहीं था। इवन वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसमें मलेरिया से ज़्यादा लोग मरे थे, न कि गोलियों से। आज मलेरिया कुछ भी नहीं, क्योंकि दवाइयाँ हैं। तो उस समय जब हैजा आया तो उसका इलाज नहीं था, वो तो रिमोट इलाके होते थे उत्तराखंड के, तो उससे काफ़ी लोग मरे। तो जैसे कोरोना टाइम में हमने देखा, कोरोना टाइम में कि बॉडी को सही तरीके से हमने बरी नहीं किया, जलाया नहीं या दफनाया नहीं, फेंक दिया डर के मारे कि फेंक दो, हटा दो। ये तो अभी रिसेंट 1-2 साल 3 साल पहले की बात हम कह रहे हैं। उस जमाने में डर वैसा ही था, तो लोगों ने बॉडी वैसे ही फेंक दी जंगल में, पानी में, पहाड़ों पे। तो वो उस लेपर्ड ने खाना शुरू किया। तो उसको लगा कि यार ये तो बड़ा ईजी है और ये उन्हीं लोग को देख रहा है जो टहल रहे हैं, वही पड़े हुए थे। तो उसकी आदत वहाँ से लगी। वो मैन ईटर इसलिए बना क्योंकि उसको बॉडीज मिलती चली गई, वो खाता चला गया और फिर वो आदमी की तरफ बढ़ता चला गया और उसने आदमी को खाना शुरू कर दिया। तो ये वजह थी उसकी मैन ईटर बनने की, जिसने 400 लोगों को मारा। और कॉबिट साहब ने उसको फाइनली, तो जैसे जब हिस्टोरिकल एविडेंसेस के साथ बात करते हैं, जब इनकी रेफरेंसेस से बात करते हैं कि ये वाला लेपर्ड जिसने 400 लोगों को मारा, कुछ तो इसकी निशानदेही के तौर पे इसका नाम या कुछ मशहूर के तौर पे कहते होंगे? नहीं, इस वाले को नहीं, लेकिन जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग उसको प्रेत बुलाते थे लोग। वैसे भी इसको भी लोग कहते थे भूत है। मतलब क्योंकि गांवों में शुरू में तो लोग भूत ही समझते होंगे ना, कि अचानक से कोई आदमी जख्मी पड़ा हुआ है और वो दिखाई नहीं दे रहा है, और तो वो है। तो अपनी अपनी मान्यता है। उस जमाने में वैसे भी किंवदंतियां बहुत चलती थी। जी। लेकिन ये सच में न मानने वाली बात है एकदम से, कि आज की डेट में अगर 400 आदमी मार देना बॉस, टाइगर या लेपर्ड, तो मिलिट्री लगानी पड़ेगी हमें, एयरफोर्स तक लग जाएगा कि फौरन गन डाउन करो। बहुत बड़ा नंबर है यार, इतने लोग ऐसे नहीं मरते। और उसकी दहशत कितनी रही होगी। तो ये एक कहानी रही। दूसरी कहानी जो हम बात कर रहे हैं, द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग साहब, इस लेपर्ड ने भी ऑफिशियली 125 लोगों को मारा। 125 को मारा, करेक्ट। लेकिन कॉबिट कहते हैं
कि ये आंकड़े ऑफिशियली हैं, ये और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 150, 200, 300 भी हो सकते हैं। तो ऑफिशियली क्योंकि काउंट कर रहे थे वो कि 1, 2, 3, लेकिन कई ऐसी देते होंगे जिसके बारे में पता भी नहीं चला होगा। उस समय भी ऐसी चीज़ें, इतनी एडवांस सर्विसेज हमारी नहीं हुआ करती थी। तो ये मामला था 1918 का, और ये लेपर्ड एंड में जब मारा गया तो 1926, 14 अप्रैल 26। तो कितने साल का डिफरेंस हुआ? 8 साल तक इसने आतंक मचा कर रखा हुआ था बाप रे। पूरे रुद्रप्रयाग में। ये अकेला लेपर्ड जो बहुत फेमस हुआ, मतलब ये पनार वाले से ज़्यादा जो लोगों ने जाना वो रुद्रप्रयाग वालों को जाना, क्योंकि इसकी कहानी बड़ी अजीब थी। इसके सबसे ज़्यादा शिकार जो बनते थे, रुद्रप्रयाग से आप बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते पे निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये मारता था उन यात्रियों को। वो जो पिलग्रिम्स जाते थे तीर्थ यात्रा के लिए, उनको ये ज़्यादा मारता था। तो दहशत का पूरा एक माहौल वहाँ पे बना हुआ था। 18 में इसने शुरू किया और 1925 में कॉर्बेट साहब की एंट्री होती है। लेपर्ड को मारने की जिम्मेदारी अगेन जिम कॉर्बेट के उस पर आती है। इस लेपर्ड को भी मैन ईटर बनने में एक बीमारी आई थी उस समय, इन्फ्लुएंजा करके, जिसको वॉर फीवर भी हम के नाम से जाना गया जी। वॉर फीवर। उस समय भी लोग मरे और बॉडी फिर वैसे ही फेंकी गई, और फिर वही हुआ, एक मैन ईटर और पैदा हुआ जो बॉडीज खा करके मैन ईटर बना रुद्रप्रयाग का। इसकी कहानी इसलिए दिलचस्प होती है कि ये इतना शातिर था, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग कंपेयर टू पनार ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया था। मतलब अच्छी खासी बस्ती हुआ करती रहेगी उस ज़माने में, शहर नहीं कहूँगा जी। तो पनार अंदर था, रुद्रप्रयाग थोड़ा बाहर था, तो लोग भी ज़्यादा थे। तो इसकी जो प्रवृत्ति थी, पूरा एक बिहेवियर था, वो बड़ा अलग था उस पनार वाले से। ये बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। तो कॉर्बेट ने कई बार ये बोला कि मैं इस मैन ईटर को ट्रैक नहीं कर रहा था, ये मुझे ट्रैक कर रहा था। क्योंकि जब वो रुकते थे कहीं पे, उस जमाने में टेंट होता था जी, तो उसके चारों तरफ उसके पगमार्क मिलते थे सुबह। बाप रे। वो कॉर्बेट साहब को ट्रैक कर रहा था, इसीलिए उसको प्रेत बुलाते थे। बाप रे। और सुना है कि वो दरवाजे खोल लेता था। ये बड़ा चालाक था, क्योंकि मैंने कहा ना, ये टाइगर और लेपर्ड में एक फ़र्क है। टाइगर के टेरिटरी में अगर आप जाते हैं तो टाइगर छोड़ देता है, या लड़ेगा या छोड़ देगा, अलग हो जाएगा। लेपर्ड ऐसा नहीं है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब है। अगर आप उसके इलाके में घुसे, आपने घर बना दिया, तो वो अपना इलाका नहीं छोड़ेगा, वो आपकी तरह ही बनना शुरू कर देगा। यानी वो आपको भी प्रे समझेगा, आपके कुत्ते को भी अपना खाना समझेगा, आपके बकरियों को भी, और हिलेगा नहीं, उसी इलाके में रहेगा, ये मान के कि मेरा घर है, मैं नहीं हटूंगा। तो रुद्रप्रयाग वाले में यही मामला समझने में आता है कि वो ह्यूमन फ्लैश खाया और वापस आया, इंसानों को मारने लगा। और ये शातिर बहुत था, कॉर्बेट साहब को ट्रैक खुद ही करने लगा। इनफैक्ट ये घर खोल देता था, दरवाजे। तो एक 14 साल का बच्चा था, मतलब एक मालिक था, उसके लिए ये बच्चा बकरियाँ चलाता था, चराना मतलब ग्रेजिंग कराना, ये सारा कुछ। और एक हॉल नुमा होता था जिसमें बकरियाँ रहती थी, उसमें ये लड़का भी रहता था 14 साल का। ये इतना शातिर था, इसने दरवाज़ा खोला, घुसा, बकरियाँ नहीं उठाया, उस लड़के को उठा के ले गया और मार के। द मैन ईटिंग लेपर्ड। अब मामला और संजीदा होते चला गया। कॉर्बेट साहब ने बोला कि अब इसको मारना बहुत ज़रूरी है, और एक बार तो उन्होंने गिव अप कर दिया था कि नहीं हो पाएगा। पेशेंस भी जवाब दे जाता है, मतलब थक चुके थे कि क्योंकि इसको, मुझे लगता है कि इसकी हंटिंग में, ढूंढने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस है। कि आप 1.5 महीना बैठे हुए हैं, आप नहीं पेशेंस इंतजार तो कर अगर रहे हैं, आप शिकार करने मैनीटर गए तो आपको बहुत ज़्यादा रखना करना पड़ेगा, वो पड़ेगा। चलता फिरता, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर को मारना है, न कि लेपर्ड को मारना है। करेक्ट। एक हाँ, वो पर्टिकुलर तो फिर भी मैनीटर को ईजी मारना है कि आप जहाँ हाँ, दिखा कोई लेपर्ड लेपर्ड आपने दौड़ो। मार दिया, लेकिन आपको पर्टिकुलर को एक मारना है, तो चाहिए। आपको ढूंढना है, किसी नाजायज़ की जान ना चले, बेकसूर की जान ना चली जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था उनको। बहुत मुश्किल होगा ये। तो फाइनली कॉर्बेट साहब ने 1926 में बोला कि देखो, मैं एक पेड़ पे बैठूंगा और इंतज़ार करूंगा, मेरे पास एक ही चारा रह गया है।
तो रुद्रप्रयाग में अभी आप जाएंगे तो अब तो सड़कें बड़ी अच्छी हाईवे बन गई हैं, तो हाईवे किनारे की ही वो जगह है। आम के पेड़ पे ये बैठ गए और नीचे बांधी 2 बकरियां, और दोनों बकरी के गले में घंटी भी बांधी ताकि मूवमेंट हो तो टन 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 सुनाई दे। शाम का वक्त था, कॉबिड साहब पेड़ के ऊपर, अच्छा उस जहाँ पे वो आम के पेड़ पे थे तो उसके कुछ दूरी पे एक पंडित जी का घर था जिसको इस लेपर्ड ने हमले में उनको जख्मी कर दिया था। अच्छा। क्योंकि मैंने बताया ना वो रोड होता था जो तीर्थयात्रियों के लिए, पंडित जी भी थे, उन पे भी हमला करके उनको जख्मी किया हुआ था। तो उस पेड़ से उनके घर ज़्यादा दूरी पे नहीं था। कॉर्बेट साहब को लोग कारपेट साहब बुलाते थे, नहीं बोल पाते थे प्रोनाउंसिएशन, गांव के लोग थे। कारपेट साहब। तो कॉर्बेट साहब पेड़ के ऊपर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन इंतजार। 7 दिन 8 दिन, मतलब दिन बीतते जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। फाइनली 11वें दिन कॉर्बेट साहब मचान पे थे और उस समय उनकी बंदूक में वो टॉर्च लगी हुई थी जो कि बहुत मुश्किल से मेरे ख्याल से जुगाड़ किया होगा उन्होंने। तो कॉर्बेट साहब सिगार और सिगरेट के शौकीन थे, तो रात अपना चल रहा है और एक टुनटुनाहट की आवाज़ आई। दिस इज द टाइम। एक बकरा बंधा था, सॉरी, और एक को तो वो पहले लेपर्ड ले गया था नहीं ना? वो तो उसमें अच्छा, वो पनार वाले में था। इसमें एक बकरा बंधा था जिसके उसमें घंटी बनी थी, तो हल्की सी टुनटुनाहट की आवाज़ आई। कॉर्बेट साहब चूँकि पेड़ था तो थोड़ा घना भी दरख्त वगैरह थे सारा कुछ, उन्होंने बंदूक से निशान लगाया तो टॉर्च गिर गया। ओहो। बट उन्होंने टुनटुनाहट की आवाज़ पे ही गोली चला दी, धड़ा। अंधेरा। तो उस पंडित ने आवाज़ दी, कॉर्बेट साहब। चूंकि कॉर्बेट श्योर नहीं थे कि वो गोली लगी है या नहीं लगी है, हाँ। जख्मी है क्या हुआ है, और उनको श्योर नहीं थे कि क्या हुआ है। वो 50-50 थे कि लगी है गोली या नहीं लगी है, और हालत भी ख़राब है। पूरी रात वो पेड़ पे रहे क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं दिया, कि आवाज़ देते तो शायद उस लेपर्ड को भनक लगती और वो पेड़ तक आ जाता। लेपर्ड पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो सुबह हुई, रोशनी जब छटी तो उन्होंने देखा कि घंटी बकरी की जो थी बज रही थी, यानी कि बकरा सेफ है और लेपर्ड भी नहीं है। तो वो नीचे उतरे। तो नीचे उतर के थोड़ी दूर आगे गए, ऐसे ढलान था, मतलब पहाड़ी के निचला हिस्सा कह लीजिए था, वहाँ तक गए तो वहाँ लेपर्ड मरा हुआ पड़ा था। लेकिन गांव वाले आए, चलो भाई देखने, पंडित जी भी थे, उनको लगा कि लेपर्ड कॉर्बेट साहब भी उठा के ले गए। अच्छा, एक कंफ्यूजन भी हुआ। हाँ। तो नवाज कारपेट साहब। आगे बढ़े तो देखा वो लेपर्ड वहाँ था, वहीं कॉर्बेट साहब। तो वो पंडित जी आए, उन्होंने बोला कि इसको आपने मार दिया। उन्होंने कहा हाँ, ये अब ख़त्म हो गया, यानी प्रेत जो है, प्रेत का अंत हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या दौर रहा होगा, जो कहानी हम आज सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, बता रहे हैं, क्या रोचक कहानियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे भी एक थ्योरी आती है, मेरी नहीं, मतलब मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं और अगेन मेरे दोस्त सूरी साहब, तो हमने मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ उत्तराखंड करके एक फिल्म बनाई। तो हमने शुरुआत ही वहीं से की, रुद्रप्रयाग में। तो जब आप उस जगह पे जाएंगे तो पत्थर का एक ऐसे, जैसे वो जो रोड के किनारे नहीं वो माइलस्टोन लगा होता है, वो बना हुआ है, घेरा हुआ है लोहे के चारों तरफ से, और लिखा हुआ वहाँ पे कि यहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब ने मैन ईटिंग ऑफ रुद्रप्रयाग को मारा था। और उस पेड़ पे उनका जो मचान बनाया गया था वो भी काफ़ी सालों तक प्रिजर्व करके रखा गया था। अभी होगा या नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन वो पत्थर तो है। तो एक निशानी वहाँ पे है कि यहीं पे उस लेपर्ड को मारा गया था। तो जब मैं और सूरी साहब हमने वहीं से स्टोरी शुरू की और आगे बढ़े, तो रात का वक्त, हमने सोचा कि लेट्स ट्राई कि यहाँ पे अभी भी ऐसा है क्या कि लेपर्ड बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लेपर्ड का आतंक है। लेपर्ड पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, सिर्फ अंडमान वगैरह को छोड़ दें, और सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो उत्तराखंड में है, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया भी उत्तराखंड ही है। तो जब हम
आगे निकले तो गुम खाल बुआ खाल वाला इलाका था। रात के करीब 9:30 पौने 10 बज रहे होंगे, अंधेरा, और पहाड़ों में 9 बजना मतलब सन्नाटा। बिल्कुल। 6 बजे लोग घर में चले जाते हैं, अंधेरा होता है, लोग घर में चले जाते हैं। जब हम आगे बढ़े तो इनोवा गाड़ी थी हमारे पास, 2 लेपर्ड ने हमें चेस किया, और हेल्दी थे वो काफ़ी, और फियरलेस, डर नहीं था। यूजुअली लेपर्ड शाई होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैन ईटर थे, बट वो हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। हमारी गाड़ी 20 की स्पीड पे थी, क्योंकि हम वैसे भी उसको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे, हम भागना नहीं चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे। तो साथ साथ चले, कभी आगे आगे बैठ जाए रोड के किनारे, मतलब वो पूरा फील करा रहा था कि दिस इज़ माई टेरिटरी एंड यू हैव एंटर्ड इन माई टेरिटरी। खैर हम आगे बढ़ते चले गए। जयगांव पहुँचे हम एक जगह पे। जयगांव का किस्सा ये है कि वहाँ कोई ऐसा घर नहीं था जिसके किसी एक को ना मारा हो। किसी घर में एक आदमी को लेपर्ड ने नहीं निपटाया। मतलब एक औरत अपने बच्चों को लेकर गोद में बैठी थी, 1.5 साल का बच्चा था, गोद से उठा के ले गया। एक किसी की माँ थी, बूढ़ी थी। लेपर्ड यूजुअली बच्चों और बूढ़े लोगों को ज़्यादा शिकार बनाना पसंद करता है, क्योंकि ईजी टारगेट होते हैं, कैरी करने में आसान होता है। तो एक बूढ़ी औरत थी, उनको हमला के दिन दहाड़े, डे लाइट में, ये भी नहीं कि रात में, उठा के ले जा रहा था। उसके लड़के ने पीछा करके उसको छुड़ाया, लेकिन वो औरत भी नहीं बची। तो ये कहानियाँ जब हम देखते हैं तो मैन ईटर लेपर्ड तब भी थे, अभी भी हैं। इनफैक्ट ये मैं डेटा भी लेके आया था कि इसी साल 7 महीने के अंदर, मतलब 2024 की बात करें, 9 लोग अब तक उत्तराखंड में लेपर्ड ने निपटा दिए हैं। 9 लोगों को अब तक लेपर्ड ने निपटा दिया। मेरा मानना है ज़्यादा भी होंगे, जो पता नहीं चलेगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमने गैरसेन, एक जगह है जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी कहा जाता है, जो कि देहरादून नहीं है ऑफिशियली। तो गैरसेन पहुँचे, वहाँ पे ऑफिशियल हंटर हैं लखपत सिंह रावत। ऑफिशियल हंटर का मतलब होता है कि मान्यता प्राप्त शिकारी गवर्नमेंट के होते हैं वो, अखेटक। हाँ। उनसे हम मिले तो उन्होंने 50 से ज़्यादा मैन ईटर लेपर्ड को मारा है। तो उनसे अच्छी बातचीत रही, तो हमने पूछा कि मतलब एग्जैक्ट क्या वही होता है? क्योंकि माना ये जाता है कि एक कसूरवार लेपर्ड को मारने के लिए 1-2 बेकसूर तो मर जाते हैं, क्योंकि आपने निशानदेही करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप लोगों को उस इलाके में दिखा, और वो बहुत रिस्की काम है ना, क्योंकि एक स्पर ऑफ द मोमेंट में आपको वो फैसला लेना है। अब आप ऐसा तो नहीं कि लेपर्ड को पहले पकड़ेंगे, देखेंगे, जांचेंगे, नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, फिर गोली मारेंगे, ये नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल काम है, बहुत बारीक। तो माना ये जाता है कि एक जो जिम्मेदार है लोगों को मारने वाला लेपर्ड, तो 1-2 बेकसूर भी निपटा दिए जाते हैं। इस पे क्या हुआ कि दिसंबर 2016 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया, हाई कोर्ट ने, कि बस मैन ईटिंग लेपर्ड और टाइगर अगर होते हैं तो आप उनको मारेंगे नहीं, ट्रैंकुलाइज करेंगे और जू में छोड़ देंगे। वो ज़्यादा मुश्किल काम है। करेक्ट। तो फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। जंगलात वाले जब केस लेके पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये करना और मुश्किल हो रहा है। नहीं, कोर्ट ने ये दलील दी कि इंसानों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है, तो अगर मैन ईटर है तो अगर सरकार चाहे तो उनको मारने का आदेश दे सकती है। अब इसमें आते हैं कि लेपर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा है, इंक्रोचमेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हम उसकी टेरिटरी में घुस रहे हैं। बेशक। और जो वो कर रहा है, गलत क्या कर रहा है भाई? गलत क्या कर रहा है? आप उसके दाखिल हो रहे हो उसके हिस्से में, उसके हिस्से में। मैं उनकी भी बात करूँगा जो 400 लोगों को मारा उन्होंने। बिल्कुल। तो उन्होंने खाया ना बॉडी को, लत किसने लगाई? अगर हम उनको सही से बरी करते, जलाते या दफना देते तो शायद वो नहीं बनता, शायद। और अब की अगर उसमें बात करें तो अब तो हमने पूरे जंगल को ही काट के ख़त्म कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेपर्ड जो है वो सीख जाता है आपके माहौल में रहना, अडाप्ट कर लेता है मामले को। अब हम उसको ब्लेम कर दें कि नहीं जी लेपर्ड, टाइगर ये बड़े ख़राब होते हैं। मैंने फिर कहा है, इंसान से ज़्यादा गिरा हुआ प्रजाति पूरी धरती पे कोई नहीं है। मैं लोगों को बता रहा था, लखनऊ के जू में हम लोग जब जाते थे बहुत पहले, तो जैसे आप जू में दाखिल होंगे ना, तो आपको एंटर होते ही यहाँ पर एक गुफा सी बनी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर
दुनिया का सबसे विध्वंसक और ख़तरनाक जीव है। बताइए। तो आप जब उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ आपको आईना दिखाई देता है, मिरर रखा हुआ है। जब कोई कहता है ना खतरनाक, टाइगर बहुत खतरनाक होता है, लेपर्ड बड़ा ऐसा होता है, जालिम होता है, पागल हो क्या यार? कभी देखो तो सही उनको जा करके, क्या खूबसूरत चीज़ ऊपर वाले ने बनाई है, क्या डिसिप्लिन में वो और रहते हैं। मारना उसकी फितरत है, ज़रूरत है, वो जहाँ जिन यार वो है घास नहीं खाता है मेरे भाई। लेपर्ड टाइगर कुदरत ने घास उसे नहीं खाते नाखून हैं। और वैसे जॉस दिए इसीलिए ना। हाँ, उसकी फितरत है गोश्त खाना, तो वो गोश्त ही खाएगा। अब आप उसको जैसे और खिला, कुदरत ने ही उसके खाने का इंतजाम भी उसी जंगल में किया हुआ है। आप ही उसमें घुस गए, आप उसमें जा रहे हो। आप उसमें घुस गए तो आपको लपेट लेगा, खा लेगा आपको, और फिर आप बोलेंगे नहीं लेपर्ड की गलती है, लेपर्ड की गलती है। तो इस वाले उसमें मैंने देखा कि लेपर्ड की जितनी भी मेरे इनकाउंटर्स रहे जंगलों में, बहुत ही शाई होता है, बहुत शर्मीला। अच्छा, टाइगर से ज़्यादा? टाइगर शर्मीला नहीं होता कहीं से भी, टाइगर चौड़ में चलता है। लेपर्ड बहुत शाई, बहुत छुप के रहने वाला, और बहुत ही शातिर। मैं कहूँगा बहुत ही शातिर, का मतलब चालाक, फुर्तीला होता है कंपेयर टू टाइगर। और ये अपने किल जब करता है किसी जानवर को, तो पेड़ पे ले जाके ही खाना पसंद करता है। अच्छा, क्योंकि ज़मीन पे बहुत खतरा है, हाइना है, वाइल्ड डॉग है, या जिस इलाके में जिस तरह के जानवर वो हैं, चढ़ने में माहिर भी होते इवन हैं। टाइगर भी छीन लेता है उसका खाना। अच्छा, तो ऊपर ले जाता है। तो ऊपर पेड़ पे बैठ के खाना पसंद करता है। इसीलिए वो छोटे जानवर या छोटे बच्चे को, बूढ़े औरत को ले जाने में आसानी रहे, ट्रैक करने में आसानी रहे, क्योंकि वो टाइगर जितना हैवी नहीं होता है। तो ये है लेपर्ड की कहानी। और वापस फिर मैं आऊँगा जिम कॉर्बेट साहब पे। वो बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अगर आप नैनीताल जाते हैं तो काला ढूंगी एक जगह पड़ता है जी। काला ढूंगी इस तरफ है रोड के, और इस तरफ जो है छोटी हल्द्वानी है, जिसको कॉर्बेट का गांव भी कहते हैं। जी जी। तो कॉर्बेट साहब वहाँ रहते थे अपनी बहन मैगी के साथ। और गर्मियों में वो ऊपर नैनीताल में जाएंगे तो गर्नी हाउस है, जी जी, जहाँ पे कॉर्बेट रहा करते थे। अब किसी एक बड़े क्या बोला जाए, रईस आदमी ने उस घर को खरीद लिया है, लेकिन उसी तरीके से प्रिजर्व करके रखा है जैसा कॉर्बेट साहब रखते थे। और सर्दियों में वो नीचे रहते थे छोटी हल्द्वानी में। तो वहाँ जाएंगे तो एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिम कॉर्बेट साहब का, जहाँ पे आपको उनके कुर्सी, मेज, कपड़े। इनफैक्ट कॉर्बेट जब इंडिया से गए तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ें उसी छोटी हल्द्वानी के लोगों को दान कर दी। कीमुखी देवी होती थी जिनको उन्होंने अपनी बंदूक दी थी, फिर किसी को अपना घर दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो बहुत ही मिलनसार, बहुत इज़्ज़तदार आदमी थे वो। बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉर्बेट साहब के साथ जुड़े हुए थे बचपन में। तो एक थे वहाँ पे ठाकुर दत्त जोशी, वो भी ऑफिशियल हंटर हुआ करते थे उत्तराखंड के, काफ़ी एजेड, जिनसे आपकी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल से 2010 से 11 में ही हुई थी। तो काफ़ी बूढ़े थे। उनकी मोटरसाइकिल पे लिखा हुआ था मिनी कॉर्बेट। अच्छा, वो अपने आप को खुद मानते थे कि मैं मिनी कॉर्बेट हूँ। तो वो बताते थे कि कारपेट साहब मिलते थे। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बार जिम कॉर्बेट साहब शिकार के लिए गए, उनको लोग मचान पे बैठा दिए। तो ये होता था गोली चलेगी और जब तक वो आवाज़ नहीं देंगे कि आ जाओ, तब तक तुम लोग मत आना। सिर्फ गोली चलने के बाद सुन के नहीं आना है, जब मैं बुलाऊंगा तब आना। जब मैं बुलाऊं तब आना। और तब सन्नाटा होता था। आप अभी भी जंगल में या गांव में जाते होंगे, आवाज़ मारी तो आप 500 मीटर तक आवाज़ जाती है, और जोर से मारी तो और दूर तक जाती है। कॉर्बेट साहब को सब लोग बैठाए, तब ये बड़े छोटे थे, 13-14 साल के थे, ठाकुर दत्त जोशी साहब। तो उन्होंने किस्सा बताया कि कॉर्बेट साहब बैठे थे, गोली चली, पूरे गाँव ने सुन के लगता है कि हो गया काम। फिर कॉर्बेट साहब ने आवाज़ दी कि आ जाओ, और मेरी पैंट भी ले आना। भाई होता था वो उस मैनीटर को जब आप मारने गए हैं, जब दहाड़े मारता हो तो पैंट गीली हो जाती थी। तो उनकी पैंट गीली हो गई तो पैंट लेके लोग गए, फिर वो उतर के आए अपना चेंज। जिम कॉर्बेट साहब नहीं, कॉर्बेट साहब ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि वो मरते मरते बचे हैं ड्यूरिंग हिज हंटिंग। मैनीटर्स को मारने में उनकी हालत ख़राब हुई। जैसे रुद्रप्रयाग वालों ने खुद बोला था, मैं डर गया कितनी बार। बीच पे तो हिम्मत हार भी गए थे। हाँ, मतलब वो डर गए थे कि ये मुझे ना मार दे। जब आप उसको ट्रैक कर रहे हैं, वो आपको ट्रैक कर रहा था। इतना शातिर था वो प्रेत। और पंडित जी जो बचे थे, उनका भी एक जो डर था वो निकला फाइनली।
पंडित जी का जिक्र कई लोगों ने किया है कहानियों में, मैंने अक्सर उनके बारे में सुना है कि उन्होंने कई बार तो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मुसाफिरों से कि तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ उसे, मैं रुकता हूँ, लेकिन फिर कई दिनों के बाद वो कि कपड़े फटे हुए मिले और उनकी डेड बॉडी हो, तो जिनको मारा उसने। नहीं, पंडित जी मरे नहीं थे, पंडित जी पे हमला किया था और वो बच गए थे। अच्छा, तो वो दूसरे कोई पंडित होंगे कोई जो और मुसाफिर होंगे, में क्योंकि रहे मुसाफिर रहे होंगे, बहुत मुसाफिर को उसने निपटाया। हाँ। तो ये पूरी कहानी इस बार जो लिपट की थी वो यही है। तो ये तो जिम कॉर्बेट साहब की बात होगी। इसके अलावा और कुछ बड़े नाम जो हंटर्स, जैसे बिली अर्जुन सिंह। बिली अर्जुन सिंह हंटर नहीं थे, कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। बल्कि बिली अर्जुन सिंह इनकी क्या ही बात करूँ, पहलवान थे, और तारा और हैरियट ट्रेन भी किया उन्होंने, कई ट्रेनिंग दी थी जो फेल रहा। जी जी। बल्कि जो जितने आप टाइगर रिजर्व देख रहे हैं, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटर अथॉरिटी जो बनी है, कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो इंदिरा गांधी ने बनाई थी 1972 में। तो बिली अर्जुन सिंह वाज द पर्सन बिहाइंड दिस। इनकी इंदिरा गांधी से अच्छी दोस्ती थी। अभी आप उनके घर जाएंगे, दुधवा की तरफ जाते हैं तो उनका घर पड़ता है, तो वो लेटर्स रखे हुए हैं, तो उसमें करके फ्रेम करके दीवारों पे रखे गए हैं इंदिरा गांधी जी ने जो लेटर उनको लिखा था। तो बिली साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाने में। ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए दिल से काम किया, सोचा कि दूरदर्शिता थी उनकी कि आज अगर टाइगर रिजर्व नहीं बनता, अथॉरिटी नहीं बनाते हैं, तो आने वाले वक्त में ये जो जंगल है उसको ख़तरा हो सकता है। तो इन्होंने तब ये सोच 1971 में सोची होगी, 72 में पास हुआ। तो ये बड़े अच्छे लोग काम किया इसने, बहुत काम किया उन्होंने। बल्कि उनके जो खेत होते थे तो वो हाथी उधर हैं काफ़ी, और नीलगाय, हिरन, ये वो, तो वो खेत पूरा उनके चरने के लिए लगा देते थे। वाह। वो अपने खाने के लिए नहीं लगा, खेत लगाते थे कि खाएंगे तो खाएंगे, खाने दो। तो वो वहाँ पे भी उनके घर के पास ही उनका एक मकबरा बना हुआ है, मैं वहाँ पे भी गया हूँ, बिली अर्जुन साहब के मकबरे पे। कमाल के इंसान। पहले जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो हेली नेशनल पार्क हुआ करता है था। ओके, हेली नेशनल पार्क। हाँ, बाद में चेंज करके इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। और इनकी बहन जो मैगी थी, कमाल की बात थी, दोनों शादीशुदा नहीं थे। कॉर्बेट साहब ने शादी नहीं की थी और मैगी ने भी शादी नहीं की थी। तो मैगी एक उनका कोड है बड़ा अच्छा कि वो जब काला ढूंगी से, यानी छोटी हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ देखती थी, वो कहती दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा जो है शाम का, वो यहीं से होता है। क्या बात है। तो और भी कहानियाँ, बेशक होता भी होगा उस दौर में, अब तो बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ खत्म हो गया। मतलब मेरे देखते देखते मैं कह रहा हूँ पिछले 20 साल में, 22 साल में जो मैं देख रहा हूँ जंगल या पहाड़ को, कुछ नहीं बचा है जमशेद भाई। और यही एक वजह भी है इनके मैनीटर्स होने की, लेपर्ड्स के, टाइगर्स की। ये तो हम बात कर रहे हैं मैनीटिन, लेपर्ड्स, टाइगर, या वैसे भी इन जनरल टाइगर, लेपर्ड, हाथी और इसकी, मैं ओवरऑल पे बात कर रहा हूँ। सच में सब कुछ खत्म हो गया है। पहाड़ों में गर्मी बेतहाशा बढ़ चुकी है, ग्लेशियर सारे पिघल चुके हैं। मैं खुद विटनेस हूँ 20 साल में। सोचिए 2001-2 में देहरादून में किसी घर में पंखा भी नहीं हुआ करता था। आज देहरादून में लू चल रहा है साहब। लू, इस साल लू चला है। मतलब खबर आई थी कि देहरादून में लू के चपेट में आने से इतने लोग बीमार पड़ गए या लू लग गई। आप सोचिए 20 साल कितना, बहुत ज़्यादा दिन मैं नहीं कहूँगा। आज देहरादून में बगैर AC के लोग नहीं रह सकते। जो पिछली गर्मी निकली है इसने काफ़ी कुछ बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अब किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप चाहे जो कर लो, बात निकल गई हाथ से निकल चुका है मामला। अब आप चाहे जो कर लो, कुछ नहीं हो सकता। अब ये गर्ग में जा चुका है पूरा। यही है दुनिया जो हम अपने बच्चों को देके जा रहे हैं। कुछ नहीं, हम खत्म करके जा रहे हैं। हम देख पहले होता था ना कि आप अपने आने वाले जनरेशन को कुछ दे के जा रहे हैं, हम सब कुछ ले के जाएंगे। उनके हिस्से का भी खा के जाएंगे। सब पूरा ले लिया है। इस जनरेशन को कुछ नहीं दे के जाना है। पहाड़ खत्म कर देंगे, ग्लेशियर खत्म कर देंगे, गर्मी होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं आएंगी, कोरोना जैसी बीमारी आएंगी। हम ये सब देख के जा रहे हैं, बचा के कुछ नहीं जा रहे हैं, प्रिजर्व करके हम कुछ नहीं जा रहे हैं, और सब कुछ खत्म हो चुका है साहब। देख के जैसे कलप जाता है ना मन, कि कचोड़ देता है कि यार क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बचाने के लिए बहुत, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ इस और इसमें सबसे ज़्यादा नाउम्मीद करने वाली बात ये है कि ये ज़ेरे बहस नहीं है, कहीं ये टॉपिक नहीं किसी मुद्दे, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, कहीं पर आप सुनेंगे नहीं कि लोग इसको लेके कंसर्न है। कहीं नहीं, पहाड़ों में जाइए, धमाधम रोडें बन रही हैं, 4 लेन। क्या ज़रूरत है 4 लेन की भाई?
जितनी गाड़ियां पहाड़ में जाएंगी, मैंने फिर कह रहा हूँ, इंसान साला जहाँ जाएगा तबाही लाएगा। तो इंसान जहाँ पहुँच गया, जहाँ नहीं पहुँचता तो वहाँ आपने 4 लेन बना दिया। आप लोग क्या है, सनरूफ वाली गाड़ी में बैठे, वाह गुड व्यू, आह व्हाट स्काई, क्लाउड, 5 स्टार बनाना है ऊपर ले होटलें बन जाके, रहे हैं, होटल बन के। एज पे देख रहे हैं घरें गिर रही हैं। क्यों? आपको वो जंगल व्यू चाहिए था, रिवर साइड व्यू। रिवर आएगा सब लेके चला जाएगा, दिख रहा है सारे वीडियो में, क्या हो धड़ धड़ बह रहा है, खत्म हो रहा है, विनाश हो रहा है। मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया हूँ, उस विनाश में मेरा भी हाथ है। मैं भी एसी में रहता हूँ, एसी कार में चलता हूँ। अभी भी हम बैठे तो एसी चल रहा है, और ना भी चिल्लाएंगे गर्मी लग रही है एसी ऑन करो, फिर बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस इशू। तो हम आज भी पर्यावरण को बचाने के लिए, जिसका सबसे बड़ा जो दोषी है ग्लोबल वार्मिंग में, वो एसी का रोल है। लेकिन हम इस मीटिंग को भी जब करेंगे तो एसी में बैठ के करेंगे कि दिस इज द प्रॉब्लम। साहब इंसान है हम, हमें लगता है सब कुछ हमारा है, हमारे बपौती है, चाहे वो चांद हो, चाहे वो धरती हो, पहाड़ हो, नदी हो, सब हम अपने हिसाब से। यही बात मैं उस वक्त सोच रहा था जब आपने बताया कि कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा कि अगर वो मैन ईटर है तो इंसान की ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप उसको मार सकते हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि ये कोई क्योंकि इंसान ऐसा समझता है ना कि ये पूरी दुनिया उसके लिए बनाई गई। हाँ, जो हमें सिखाया गया, जो हमने सुना है, ह्यूमन फर्स्ट, और यही है ना, ह्यूमन फर्स्ट। और ये पूरा हम लोग सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, बाकी ये पेड़ पौधे ना ये सब जानवर, ये सब हमारे सहूलियत के हिसाब से बने। जबकि साहब इनके बदौलत आप जिंदा हैं। पेड़ काट दो, ऑक्सीजन खत्म, आप मरोगे। आज मर रहे हैं ना लोग, घर में वो लगा रहे हैं प्यूरीफायर। क्यों? हमने इतना प्रदूषित कर दिया अपने शहर को, अपने इलाके को, तो प्यूरीफायर लगा रहे हैं। पेड़ ही नहीं काटे तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। करेक्ट। गर्मी से पगला रहे हैं, एसी 2 टन का काम नहीं कर रहा, फट रहे हैं एसी, घरों में आग लग जा रहे हैं। क्यों? आप ही ने बढ़ाया सर। आप अपनी बॉडी को जितना नाजुक हो, जितना सख्त बना लो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैं कह रहा हूँ खुद कि मैं गर्मी अगर जब पड़ती बगैर एसी के नहीं रह सकता हूँ। लेकिन मैं वहीं पे देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में पंखे भी नहीं होते। इसी शहर में बात करूँ, जो झुग्गियों में रहते हैं, दे ऑल्सो सर्वाइव ना। उनकी बॉडी, आपकी बॉडी को जितना टफ और जितना नाजुक आपको बनाना है बना लो। हमने अपने आप को नाजुक बनाते चले गए। एक से एक चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं कि साहब भी ले लीजिए, और सब जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये 5G 4G जो टावर लग रहे हैं, ये क्या एनवायरनमेंट के लिए अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। वो पहाड़ों में टावर लगा रहे हैं, आप बिजली के खंभे खींचे जा रहे हैं। गौरैया खत्म हो गई। क्या, क्यों खत्म नहीं होंगी? आप उनकी एनवायरनमेंट को खत्म कर दिया आपने। शहरों में तितलियां नहीं दिखती अब। तितली कितने लोग देखोगे यहाँ से, बताओ जरा। हमने तो बचपन में देखी, तो उसके बाद तो कभी कभार कहीं दिख गई। आने वाले जनरेशन तितली ये तो किताब में देखते थे। मेरी बेटी यही कहेगी ना कि मैं तो किताब में देखा, हकीकत में नहीं। और हकीकत में सही बात करी, बेचारी कहाँ देखेगी, हमने छोड़ा ही नहीं कुछ। बिल्कुल। और चिड़िया, इस पे आइए आप, ख़त्म होती जा रही है। गौरैया नहीं रह गई अब। पहले गौरैया के घोंसले होते थे घरों में, आज वो भी नहीं है। हमने उनको भी ख़त्म कर दिया। एनवायरनमेंट को इतना, मैं देखता हूँ नोएडा में दीवारों पे आप देखेंगे से लिखा रहता है कबूतरों से बचने की जाली लगवाएं। लोग बैल्कनी में जालियां लगवा रहे हैं। नहीं कि कबूतर आता है, और कबूतर और गौरैया में फ़र्क है। कबूतर की संख्या बहुत ज़्यादा है नोएडा में और कई जगहों पे, और उनकी जो बीट जो करती हैं वो उससे हाँ वो है, पर वो इंसानी आबादी की तरफ के साथ ही सर्वाइव करता है। है। पूछिए कैसे? आप नोएडा में निकलेंगे, यहीं महामाया पे जाएंगे तो एक बंदा क्या है ना, ऐसे दाना लेके बैठा है, तो आपको लगता है आज मैं रोज पुण्य का काम करूंगा। भले आप कितने अंदर से कमीने हैं, लेकिन पुण्य के नाम पे आप कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ डालना है उसको। तो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये का वो प्लेट देता है, छोटा छोटा दाने फेंक दिए, कबूतर एक ही जगह खा रहे हैं। आपने कहा कि जी मैंने पुण्य कमा लिया। अरे पुण्य ऐसे नहीं कमा जाता। अभी आप जाइए पूरे हरिद्वार को देख के आइए, सावन खत्म हुआ है ना, इंसान हम गए हैं भगवान को पूजने के लिए, पूरी ऐसी तैसी मार दी आपने गंगा की, वहाँ की कचड़ा प्लास्टिक भरा हुआ है। फिर आप बोलोगे कि त्रासदी क्यों हो रही है, बाढ़ क्यों आ रहे हैं? अरे साहब हम जिम्मेदार हैं, हमने सारी चीज़ें ब्लॉक कर दी हैं, हर चीज़ ख़त्म कर दिया है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि आदमी सिर्फ ये सोचता है कि मैंने इतना सा तो पोल्यूशन किया, मैंने सिर्फ एक पैकेट ही तो फेंका, पर वो ये नहीं सोचता है कि कितने लोगों की भीड़ आती है वहाँ पर। बूंद से सागर बनता है, पर हर बूंद सोचती है कि मैं तो एक बूंद ही हूँ। प्रॉब्लम यही है, बूंद मिलते मिलते सागर बन जाता है। वही है। अभी हम आप बाहर निकलेंगे 4 प्लास्टिक चीज़, अभी प्लास्टिक बोतल में पानी पीते हुए आप नजर आएंगे, आसिफ खान के कुछ और कर रहे हो। मैं नहीं फेंकूंगा। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहना एक्सेप्ट कीजिए कि हम भी उसके पार्ट हैं। एनीवेज, तो हमने बड़ी अच्छी चर्चा की इस पर। अब हम चलते हैं अपने प्रिय दोस्तों की
चिट्ठियों की तरह जिन्होंने हमें भेजी हैं। हमने कई लोगों से राय मांगी थी कि जो हमें देखने वाले उनको क्या कहा जाए, तो बड़ी दिलचस्प लोगों की राय आई है, पर आप इसमें बताइएगा कि कहा जाए। उनका ये कहना है कि आप हमें, जैसे हम तीन ताल सुनने वालों को तीन तालिये कहते हैं, जंगल जिंदाबाद के जो हमारे दर्शक हैं उनको आप सुनाइए, वो कहते हैं, और जो शेर खान के हमारे दर्शक हैं उनको आप कहिए जंगली। ऐसा कई लोगों ने कमेंट में लिखा है। अच्छी बात है। मैं आप लोगों की बात से उन तक पहुंचा रहा तो हूँ। इसमें जो सबसे ज्यादा जंगली दोस्तों ने जो बात कही है, जंगली दोस्त अच्छा है, जंगली दोस्त कह सकते हैं। हाँ, जंगली का मतलब ये नहीं कि आप जंगल में रहते हैं या जाहिल हैं। जंगली मतलब जंगल प्रेमी है। जंगल प्रेमी है। जैसे आशिकी जब कोई कहता है तो उसको आशिक बुलाते हैं। तो अगर कोई जंगल से प्यार करता है जंगली बुलाया जा सकता है, जंगली दोस्त जी, अच्छा है। तो जो हमारे पहले जंगली दोस्त हैं रोहित साहब ने जो चिट्ठी लिखा है, क्योंकि खानचा ने कहा कि लिखते रहिए तो कैसे ना लिखो। मज़ा आ रहा है हुजूर, आपका चौथा एपिसोड भी शानदार था। यूट्यूब पे मछली की तस्वीर और देखा और यकीन कीजिए मदहोश करने वाली सुंदरता थी, कुछ तो अलग था उसमें। किस्मत वाले हो आप, खानचा की मछली को करीब से देखने का मौका मिला। वैसे मैं अपने जीवन में 3 पीस से बहुत डरता हूँ। पी 3 है इनकी ज़िंदगी में, पापा, पुलिस और पाइथन। बात चेन्नई की गर्मियों की है, जब मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में था। पदार्थ के नशे में मदमस्त झाड़ियों से जा रहा था कि अचानक से टांगों के बीच से रस्सी जैसा कुछ गुजरा। रिएक्शन टाइम स्लो होने के कारण सिचुएशन को समझने और अपने टांगों को हटाने में थोड़ा समय लगा। 5 सेकंड के अंतराल पे जब होश आया तो होश उड़ गए। पता चला कि जिसे मैं रस्सी समझ रहा था वो एक 15 फुट जितना लंबा और बेहद मोटा सांप था, जिस पे मेरे कदम पड़ने ही वाले थे। भला हो पदार्थ का कि मैं थोड़ा स्लो था, नहीं तो मैं आज रोहित नहीं इच्छाधारी नाग होता। बाद में खबर आई कि उस सांप को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया। खानचा, आई एम श्योर आपके पास सांपों के भी बहुत सारे किस्से होंगे, तो शेर खान पे हमें उसका इंतज़ार रहेगा। जाते जाते जमशेद भाई, आपकी आवाज़ में जो बेस है वो इस पॉडकास्ट को और भी खूबसूरत बनाता है, तो लगे रहिए। कीप अप द ग्रेट वर्क। ये रोहित साहब हैं जिन्होंने टेक्सास यूएसए से चिट्ठी लिखी। बहुत शुक्रिया भाई। हे रोहित, थैंक यू सो मच सर। और पाइथन बहुत ही, मतलब मैं किसी जानवर को वो नहीं कहता कि खतरनाक है या वो है, पैर के नीचे से निकल गया, यू शुड फील हैप्पी एंड ये कि आप बड़े किस्मत वाले थे, लकी कि आपको इतने करीब से उसे देखने का मौका मिला और नुकसान तो उसने आपका कुछ किया ही नहीं, तो मैं आपको लकी मानूंगा सर। थैंक यू सो मच, आपने खत लिखा। और यस, आने वाले वक्त में हम सांपों पे भी बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प किस्सा रहेगा। अगले हैं विशाल पांडे। पांडे जी ने लिखा है, पांडे के आगे जी लग जाता है ना अपने आप। पांडे जी अपने पांडे जी देना पड़ेगा, चुलबुल पांडे जी से शुरू होता है। तो जय जोहार। जय जोहार। खानचा और जमशेद भाई, इन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी है। लिखते हैं, जंगल ही सत्य है और जंगल ही सुंदर, जंगल रहस्य है और जंगल ही उजागर, जंगल ही धरा है जहाँ है सब उर्वर, जंगल ही रण है जहाँ पर सब बर्बर, जंगल है सर्वोपरि, जंगल ही आज़ाद, जंगल जिंदाबाद, जंगल जिंदाबाद, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद मेरे दोस्त, कमाल लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। महीन सी चेष्टा की है इस श्रृंखला के व्याख्यान हेतु, त्रुटि के लिए क्षमा करें चचा और ब्रो। बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भी जंगल प्रेमी हूँ, हालांकि अधिकतर मैंने ट्रैक्स और हाइक्स ही की है, पर एक तरफा ही सही ये प्रेम भी सच्चा है। मतलब की बात पहले करूंगा, किस्सा बाद में। टॉम ऑल्टर साहब का जिक्र जो इतनी बार हो चला है, बहुत मन है कि एक एपिसोड केवल उनके लिए डेडिकेट किया जाए। बिल्कुल। उनका बखान यहाँ करना मानो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। प्लीज़ खानचा एंड जमशेद ब्रो एक बार सोचिएगा ज़रूर। एक ज़रूर इस पे करेंगे। और टॉम साहब के साथ मैंने एक लंबा अरसा गुजारा है, वाइल्ड लाइफ के ही लिए काम किया था, हमने साथ काम किया है। उनके तमाम किस्से हैं जो एक एपिसोड में भी नहीं समा पाएंगे, तो आने वाले वक्त में। हाँ, बिल्कुल। टॉम साहब, मैंने कहा था वली दिखते थे, और मैं मानता हूँ वली जैसे ही बहुत नेक आदमी और बहुत सादा जिंदगी। मैं उनको बयान नहीं कर सकता। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है, तो उनको तारीफ़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बट कोशिश रहेगी कि जो उनके साथ मेरे किस्से हैं मैं आपसे साझा करूँगा और आपको सुन के मज़ा आएगा। जमशेद भाई, एक खत मेरे पास भी किसी ने मुझे जी इंस्टाग्राम पे भेजा था। अमित ठाकरे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका किस्सा है। आई एम फ्रॉम नागपुर एंड करंटली लिविंग इन मुंबई इन कंसर्न फॉर माई जॉब। मैंने पेंच टाइगर रिजर्व के सारे गेट पर सफारी कर ली।
बट कभी भी मैंने टाइगर नहीं देखा। लेपर्ड को देखा है बट टाइगर कभी नहीं देखा। एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट 4 years से मैं डिसअपॉइंट होकर मन बना लिया कि टाइगर ना देखने का कर्ज है मुझ पर, जो जंगल सफारी बंद कर दी मैंने। बट सिंस आपको शेर खां सुनने लगा एंड अपने एपिसोड में कहा, आपने एपिसोड में कहा कि जंगल का मज़ा लेना चाहिए, एक बार दिख जाए टाइगर तो फिर दिखता ही रहेगा। सो सर, आपने मेरे ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया है। आई विल गो टू द जंगल सफारी जैसे ही टाइम मिलेगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तो मैंने इनको लिखा कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहने का है। तो इनका भी दोष उतर जाएगा जिस दिन टाइगर दिखेगा, फिर झमाझम टाइगर किसी एक ही दिन दिखेगा और उसी दिन सब पाप। थैंक यू अमित, आपने हमें लिखा। तो ये जो मैं चिट्ठी पढ़ रहा था पांडे जी की, उनका एक किस्सा है छोटा सा, बस पढ़ देता हूँ। इंजीनियरिंग के समय की बात है, सन 2005-8, स्थान नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर, WCI कोल माइंस वाला इलाका उमरेद। शाम ढलते ही देर रात की अनुभूति हुआ करती थी। काली उपजाऊ मिट्टी और स्याह आसमान एक वॉइड सा क्रिएट करता था। हमारे कॉलेज के बगल से आम नदी भी बहा करती थी, जहाँ यदा कदा चिंताएं भी जला दी जाती थी। शायद ये चिता कहना चाह रहे हैं या चिंताएं, पता नहीं। अधिकांश शाम में उजाला रहते कॉलेज से 7-8 किलोमीटर दूर शहर में जाना होता था और वापसी शेयरिंग ऑटो में होती थी। ऐसे ही एक बार ठंड के समय वापसी में ऑटो नहीं मिला और हम दिलेर भतीजों ने पैदल ही आने का फैसला किया। एक ने धूम्रपान दंडिका आधा पैकेट फूंक लेने के इरादे से पहली जलाई और कारवां चल पड़ा। कॉलेज से हम निकले 4 थे, पर वापसी में 3 ही इकट्ठा चले थे। चलते चलते 2 किलोमीटर के बाद पीछे से आते हुए एक ऑटो में जगह मिल गई। 8 बज रहे थे। तभी थोड़ी ही दूर से ये चौथा बंदा सड़क की ओर पीठ किए लगभग सड़क से उतरकर खेत की मेड़ पर बैठा सा लगा। भाई ने ऑफ वाइट स्वेटर पहना था और अंधेरा भी हो गया था। इसे हमने आवाज़ें लगाई पर नवाब साहब को जूं तक न चढ़ी। तीनों सज्जनों और ऑटो पायलट का खून खौल गया। सबसे कोने वाले सज्जन धुआं थूकते हुए नाना प्रकार की उपाधियों का उच्चारण करते हुए 2 कदम चले ही थे कि चौथे ने अपनी गर्दन बैठे बैठे ही 180 डिग्री घुमा ली और उसके मुंह में एक मरा हुआ सांप भी था। धुआंधार धुरंधर का मनोबल धुआं धुआं हो गया। गिर पड़े सो अलग। यहाँ बाकी लोग भी भयभीत होकर माताओं और बहनों का स्मरण और उच्चारण कर रहे थे। इस सब के बीच में उस चौथे बंदे ने पंख फैलाए और मस्त सी उड़ान ली। जो बंदा गिरा हुआ था उसका चेहरा अलग सफ़ेद हो रहा था और हम में से 2 ये समझ गए थे कि जो अपना चौथा बंदा था ये दरअसल एक बड़ा सा सफ़ेद उल्लू था। गिरे हुए को उठाकर लादा, हॉस्टल पहुँचे और उस रात को हमने भी अपना ही एक शेरखान रच दिया। बहुत ही खूब यार, सफ़ेद उल्लू देखा आपने। तो विशाल पांडे जी थी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। थैंक यू पांडे जी, इंटरेस्टिंग किस्सा सुना आपने। सफ़ेद उल्लू देखना अपना में बड़ा खूबसूरत सा वो होता है। और मैंने जो देखा है इस साइज़ का बड़ा, वाह, मेरे घर के पोंडेरे पे आके बैठता था एक ज़माना। बढ़िया। मेहुल राठौड़ की चिट्ठी है, छोटी सी चिट्ठी, अंग्रेजी में लिखा है। डियर खांचा, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इंसाइट ऑन टाइगर्स थ्रू दिस शेर खान पॉडकास्ट। बहुत अच्छा लगता है ये पॉडकास्ट सुन के, और टाइगर्स के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक कोई किताब में नहीं मिल सकती जो आप पॉडकास्ट से देते हैं। कीप अप द गुड वर्क, मेहुल राठौड़। थैंक यू राठौड़ साहब। और कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरीके से हम एंटरटेन करते रहें, और अगर आपको लगता है कि उससे आपको जानकारी मिल रही है तो हमें और भी खुशी मिलती है कि हम एक अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। खत लिखते रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं यूट्यूब की तरफ, जहां हमने अपने उन जंगली दोस्तों के जो कमेंट्स आए हैं उनको पढ़ने हैं। तो चिट्ठियाँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं इस बार भी, बहुत सराहा आपने इस एपिसोड को। नाम जैसा मैं हमेशा कहता हूँ लिखा कीजिए नीचे। बहुत सारे लोगों ने लिखना शुरू किया है, पर अभी बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं। जैसे एक बहुत मज़ेदार इन्होंने लिखा है, बट इनकी आईडी है फ़नी समथिंग, तो नाम है मैं अल्पना हूँ अबू धाबी से। जंगल जिंदाबाद खांचा, हम लोग जिंदाबाद। हम लोग वो लकी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं। आप जब जंगल के किस्से सुनाते हैं तब मेरे दिमाग में पूरी तस्वीर चल रही होती। कंक्रीट की दुनिया में रहते रहते हम भूल ही जाते हैं कि जंगल जैसी खूबसूरत दुनिया भी है। आपका धन्यवाद इतना खूबसूरत पॉडकास्ट शुरू करने के लिए। ये मेरा सबसे पसंदीदा पॉडकास्ट है। मैं हमेशा नए एपिसोड का इंतज़ार करती रहती हूँ। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू आपका मैडम, इतनी दूर से आप बैठ के सुन रही हैं। अल्पना जी। और सबसे अच्छी बात है कि जो आपने लिखा कि
आप इस पॉडकास्ट से इंतज़ार करती हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी। ये तो मतलब क्या बोले जमशेद भाई, मतलब मेहनत उसूल वाली बात होगी। सही बात है। देखते रहिए, सुनते रहिए और लोगों तक शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, हमारी कोशिश यही रहेगी। थैंक यू सो मच। पटना से राणा जी लिख रहे हैं कि चचा प्रणाम, प्रणाम गुरु। भैया को भी राम 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 राम। खानजा बचपन में जैसे मेला घूमा करता था चचा के कंधे पे बैठकर, बस वैसी ही फीलिंग आती है शेर खान को सुन के। लगता है खानचा अपने कंधे पे बिठा के जंगल घुमाने निकले हैं भैया के साथ। मैं जंगल देख रहा हूँ, खानचा अपनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं और साथ में भैया बता रहे हैं कि वो ज़रा वो वाली कहानी सुनाना चचा। फिर चचा ने भी शुरू की नई कहानी। बस चचा के कंधों पे बैठे बैठे जंगलों के साथ साथ कई सालों की सैर कराते हैं। लव यू खानचा फ्रॉम पटना। लव यू डार्लिंग। और खांचा के कंधे पे बैठ के आप कहानी का अगर मज़ा ले रहे हैं तो खांचा को और क्या चाहिए यार। शेर खां, खांचा, जमशेद भाई, इन सब चीज़ से खुश होते हैं कि आप लोग सुन रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो ऐसे ही कंधे पे बैठे रहिए और कहानी का मज़ा लेते रहिए, और क्या। अभिषेक मनी लिखते हैं जंगल जिंदाबाद खानचा। जिंदाबाद। और जमशेद भाई नमस्कार, मैं अभिषेक दिल्ली से हूँ और एक कैब ड्राइवर हूँ और 3 ताल और शेर खान दोनों को सुनता हूँ। आप लोगों की कहानियाँ कमाल की हैं। शुक्रवार और शनिवार को मेरी पूरी मौज हो जाती है क्योंकि आप लोगों की कहानियाँ सुनकर 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। सही है गुरु। आप देखिए लोगों की कितनी मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाना, उनकी मंजिल तक ले जाना आपका मतलब ड्यूटी है। तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस दुनिया को आपको लेके चले, उस दुनिया में जहाँ जाना सभी के लिए संभव नहीं होता है। अपनी कहानियों से हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। आपका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच। 2 कमेंट्स और पढ़ लेते हैं। एक हैं कुमार सत्यम साहब हैं, लिखा है इन्होंने, खानचा और सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जंगल पे पहली बार इतना ऑर्गेनिक पॉडकास्ट आया और इसे और सजीव खानचा की किस्सा गोई बनाती है। 3 ताल का तो पहले से मुरीद हूँ, इस पर ये चौथा ताल क्या कहने। इस महंगाई में फ्री में आपके साथ जो सफारी विजिट हो रही है उसका अलग से धन्यवाद। नहीं, उसका पैसा वसूल हम कर रहे हैं। आपके इस खत को हम एक तरीके से अपनी फ़ी मान लेते हैं, एक नजराना समझ लेते हैं जो आप मुझे और जमशेद भाई को या शेर खां को दे रहे हैं इतना प्यार, तो मेहनताना हमारा वसूल हो जाता है यार। आपका प्यार ही सब सत्यम भाई कुछ ने है। कहा भालुओं पे भी एक एपिसोड होना चाहिए। बहुत सारी अभी तो शुरुआत हुई है भाई, और अभी ये 5वां एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आने वाले वक्त में प्यार रहा तो 25, 50, 100 भालू से लेकर के क्या हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उल्लू चिड़िया सब आएंगे इसमें। स्मृति जी हैं यूके से, लिवरपूल से। अरे बाप, नमस्ते। खानचा की सुनाई हर कहानी पे शॉर्ट फिल्म बन सकती है। सुनाते भी इतनी रोमांचक तरीके से हैं, एकदम कल्पना के घोड़े दौड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आप इतनी दूर से सुन रही हैं। मतलब अच्छा लगता है कि हमारे मुल्क में न रहते हुए, मतलब विदेश में रह के भी आप हमारे पॉडकास्ट को प्यार दे रही हैं। ऐसे ही प्यार देती रहिए, शेयर कीजिए। बहुत खुशी होती है जमशेद भाई कि हमारे मतलब अगल बगल नहीं, दूर दराज में भी हमें सुना जा रहा है, प्रेज़ किया जा रहा है। और क्या चाहिए, पूरी मेहनत वसूल। पिछली बार जो मैंने भोजपुरी लेटर पढ़ा था उसके बारे में कई लोगों ने तारीफ़ की है कि भाई क्या भोजपुरी पढ़ी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो बस कोशिश की आप थी। ऐसे ही फूले नहीं समा रहे हैं, मतलब हाँ जमशेद भाई। एक और चिट्ठी पढ़ लेते हैं आखिरी। ये है विवेक जी की है चिट्ठी, इन्होंने नाम लिखा है अपना। आसिफ सर प्रणाम आपको। एक बात जो बहुत अच्छी लगती है कि आप लगभग हर इंसान को बेहद खूबसूरत और शानदार तरीके से याद रखते हैं और बताते हो। ये चीज़ आजकल कम हो गई है और इतनी इज्जत से जानवरों का नाम लेना, और फॉरेस्ट गार्ड हो या जंगल के वर्कर, उनके बारे में जब आप बताते हो कि पता चला कि असल में आप खुद बेहद शानदार व्यक्तित्व के धनी हो। योर रॉयल नेचर रिफ्लेक्ट्स इन योर टॉक। अब समझ आया कि इतने सेल्फलेस और अच्छे इंसानों की वजह से आज भी थ्राइव कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 80 साल की दादी मेरे साथ, मेरी मम्मी और वाइफ और 3 साल की बेटी की ड्राइंग रूम की टीवी पर और पिताजी मोबाइल पर सब आपको सुनते हैं। अरे बाप। और बहन को भी बता दिया है और वो भी अब मुझे पक्का जंगल जिंदाबाद बोलने लगी है। लव यू, रिस्पेक्ट जमशेद भाई और आसिफ सर। सर मैं आपको क्या बोलूँ सर, आपको पूरा परिवार अगर सुन रहा है तो कसम से बता रहा हूँ, मज़े आ जा रहे हैं, रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं। और रह गया रिस्पेक्ट, इज़्ज़त देखिए अकेली चीज़ है जो अर्न करनी पड़ती है, आप उसको ख़रीद नहीं सकते हैं। और इज़्ज़त लेने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इज़्ज़त दीजिए, आपको इज़्ज़त मिलेगी। इंसान हो, जानवर हो, जिसकी भी बात करें, बाइज़्ज़त बात कीजिए उनके बारे में,
मेरा मानना यही है। बाकी बहुत शुक्रिया आपका कि इतना प्यारा सा ख़त लिखा, आपके घर में सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और क्या चाहिए हमें। सूरजपुरी ने लिखा है चीन टपाक डमडम। इसका क्या मतलब है गुरु? इसका मतलब हम भी कोड चीन टपाक डमडम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे। बढ़िया है गुरु। लेकिन हाँ, पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और सबके हम जाहिर है कमेंट यहाँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं कि हम यूट्यूब पे आए जवाब हर मिलेगा कमेंट को आपको। हम पढ़ते हैं और उसे लाइक करते हैं, और जवाब भी मैं देता हूँ। हाँ, इस खांचा बार का रह उसका- गया, मैं अभी दे दूंगा थोड़ी देर में। खांचा उसका जवाब भी देते हैं। सबके मैसेजेस पढ़े जाते हैं, तो आप लोग वो देते रहिए। साथ ही साथ हमारा जो ईमेल है, ईमेल आईडी है, उस पर आप ज़रूर चिट्ठियाँ लिखिए। उसका पता है radio@aajtak.com। साथ ही साथ आप हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9953323303, उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपका मैसेज हो फ़ौरन हम तक आ जाएगा। तो आज के एपिसोड में तो हमने लगभग कवर कर लिया। और मेरी एक और गुजारिश थी सबसे कि जैसे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो अपना नाम लिखना लोगों ने शुरू कर दिया है, लगभग सभी ने। तो नाम लिखिए ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी रहे। नाम और कुछ जो गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हमसे कई बार हो सकते हैं, कुछ फैक्ट्स में कभी कभी गलती मुझसे हो जाएगी, तारीख हो सकता है गलत हो जाए, बट इतना नहीं कि स्टोरी ही गलत होगी। तो इंसान हूँ, इंसान गलतियों को पुलिंदा होता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और सुनते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चलते चलते एक बात और कहनी है कि मैं एक दूसरी दुकान भी चलाता हूँ, उसका नाम है स्टोरी बॉक्स। इस हफ्ते उसने 100 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं। तो 100 एपिसोड्स पूरे करने के बाद मैंने सोचा कि उसका जिक्र यहाँ कर दूँ। तो जंगल के अलावा अगर आप लोग इंसानी जज्बात, इंसानी ज़िंदगी की कहानियों में भी इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा एक शो है जिसका नाम है स्टोरी बॉक्स विद जमशेद। आज तक पर ही आपको मिलेगा, आज तक रेडियो के पॉडकास्ट पे, साथ ही साथ स्पॉटिफाई पर भी है जहां आप ये सुनते हैं। यूट्यूब पर नहीं है, बाकी हर जगह OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिलेगा। तो जियो सावन पर, स्पॉटिफाई पर, कहीं पर भी आप सर्च करें स्टोरी बॉक्स विद जमशेद और वो कहानियां सुने और उसके बारे में बताएं। शेर खान, हाँ, पहले शेर खान सुने। ठीक है, ये हमारा जमशेद भाई आ जाएंगे कि मैंने एक वो स्कूटी की एजेंसी ली है या जंगल सफारी का काम शुरू कर दिया। नहीं, जोक्स अपार्ट, बिल्कुल आज तक रेडियो को यूट्यूब चैनल पे जाएं, स्पॉटिफाई पे, एप्पल पे, हर जगह सुने। कमाल के सारे शोज़ हैं हमारे आज तक रेडियो पे। 3 ताल के अलावा भी पढ़ाकू नितिन भी देखें आप, सुने। जमशेद भाई के स्टोरी बॉक्स भी कमाल का है। आई थिंक आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बंडल में सारा सब कुछ पैक्ड, सब कुछ मौजूद है। सुनिए, देखिए, प्यार अपना बनाए रखिए, और एंड में यही है, जंगल जिंदाबाद।